औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फोवर्स। नाज़रीन कराम, मैनहट्टन प्रोजेक्ट कामयाब हो चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बम से बना मशरूम क्लाउड और दसियों हजार लोगों की अमवात इसकी कामयाबी का अमली सबूत थी। ये कामयाबी मेहनत से हासिल की गई थी। एटम बम बनाना बड़ी मेहनत और बड़ा सरमाया मांगता है और एक रिच पर बनाए गए सेंटर को तामीर करने पर आज की करेंसी के हिसाब से $7.25 अरब की लागत आई थी और इसमें इस्तेमाल होने वाली बिजली की खपत एक बड़े शहर से 3 गुना ज्यादा थी। बाकी पूरे मुल्क में बिजली बंद हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं। यूरेनियम और प्लूटोनियम की अफजूदगी बहुत मेहनत मांगती है। ये ब्लैक बोर्ड पर किया जाने वाला काम नहीं, बल्कि कमर तोड़ देने वाली मुशक्कत है। फौज रिवायती तरीकों से इससे कहीं ज्यादा मौत फैला चुकी थी। टोक्यो में की जाने वाली फायर बॉम्बिंग से सिर्फ 6 घंटे में 1 लाख से ज्यादा अफराद लुक्मे अजल बन गए थे, जो तारीख में किसी भी हमले में होने वाला सबसे बड़ा भारी जानी नुकसान है। लेकिन मौत बिखेरता ताबकारी का बादल एक अलग ही दहशत रखता है। जिस चीज ने साइंसदानों को इसमें ज्यादा परेशान किया वो इस बम के बाद होने वाली ताबकारी के असरात थे, जो सबके लिए गैर मुतवक्का थे। ये ताबकारी इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों ने भी देख ली, इन वाकयात में जो 1945 और 1946 में छुपाए गए थे। नाज़रीन कराम, ये वाकयात क्यों छुपाए गए, इस वीडियो में आगे चलकर हम इसी बात का पोल खोलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस मुनफरिद चैनल उर्दू इन्फोवर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली इसी तरह की मालूमाती और हैरत अंगेज वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। नौजवान हैरी डॉगलन MIT से पढ़े थे और 1944 में इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने थे और प्लूटोनियम के स्फीयर पर काम कर रहे थे। 3.5 इंच कतर के स्फीयर वैसे थे जैसे नागासाकी पर गिराए गए बम के थे, लेकिन इनके पास जो स्फीयर था इसका नाम रूफस था। अगर जापान हथियार ना डालता तो इसने जापान पर भेजे गए अगले बम की कोर का हिस्सा होना था। नाज़रीन कराम, ये बम जापान पर फेंकने के लिए प्लान किए गए 12 मजीद बमों में से पहला था। नाज़रीन, जंग खत्म हो गई थी। जापान और जर्मनी शिकस्त तस्लीम कर चुके थे, लेकिन लास एलमोस में काम करने वालों का काम कम नहीं हुआ था। अमेरिकी हुकूमत ने सैकड़ों मिलियन डॉलर इस प्रोजेक्ट पर सर्व किए थे। जंग खत्म हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि डॉगलन अगले तजुर्बों में मसरूफ थे, जिनको अजदहे की दुम छेड़ना कहा जाता था। एक टेस्ट मुकम्मल हो गया था, लेकिन बेसब्र डॉगलन कुछ और भी इसी रोज टेस्ट करने के ख्वाहिशमंद थे। वो रात 9 बजे वापस ओमेगा बिल्डिंग में पहुंचे। उन्होंने 14 पाउंड का स्फीयर अपने क्रैडल में दाखिल कर दिया। नाज़रीन कराम, प्लूटोनियम तापकार भी है और जहरीला भी, आर्सेनिक जितना जहरीला। इसके ऊपर निकल का खौल था। रेडियो एक्टिविटी से ये गर्म हो जाता था। प्लूटोनियम का अंडा अपनी जगह पर रखकर इसके गिर्द 52 रिफ्लेक्टर्स का घोंसला बनाना शुरू किया गया। इसकी 5वीं तह बनने के बाद एक आखिरी ईंट इसके ऊपर रखी गई। डिटेक्टर को चेक किया गया, इसकी आवाज ठीक थी। डॉगलन पीछे हटे। इसी दौरान इनकी रखी आखिरी ईंट गिर गई, ठीक इस जगह पर जहां इसको नहीं गिरना चाहिए था। न्यूट्रॉन के निकलने का वाहिद रास्ता ब्लॉक हो गया था। स्फीयर खतरनाक हालत में दाखिल हो रहा था। अजदहे ने आंख खोल ली थी। डिटेक्टर कड़कड़ा रहा था। स्फीयर के गिर्द नीली रोशनी बन गई थी। डॉगलन ने जल्दी से हाथों से इस घोंसले को गिराया। रोशनी बंद हो गई। डिटेक्टर खामोश हो गया। अजदहे ने आंख बंद कर ली। डॉगलन के हाथ पर बस एक सनसनाता हुआ एहसास था और साथ एक सुकून की भी कैफियत। ताबकारी तकलीफ नहीं देती। डॉगलन ने अपने आप को मार लिया था और बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। वो इस बात को जानते थे। वो अस्पताल पहुंचे। अगले चंद हफ्तों में इनका दायां बाजू फूल गया, जिल्द सुर्ख हो गई और बाजू से चेहरे तक की जिल्द उतर गई। उल्टियों के दौरे, गिरते बाल, हिचकियां और तशन्नुज की कैफियत। इनकी खुशनसीबी रही कि जल्द कोमे में चले गए और इस वाकये के 25 रोज बाद चल बसे। इनकी वालदा और बहन को हुकूमत ने $10,000 का चेक लिख दिया। प्रेस को झूठी कहानी बताई गई और मिलिट्री ने इस वाकये को छुपा लिया। अस्पताल में इनके बिस्तर के करीब एक और साइंसदान लुईस स्लोटन मौजूद थे। वो साइंसदान जिन्होंने पहले टेस्ट के लिए एटम बम जोड़ा था। डॉगलन की मौत ने स्लोटन को हिलाकर रख दिया था। इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 1 साल रहता था। उन्होंने तय कर लिया कि वो इससे ज्यादा नहीं ठहरेंगे। रोफस से तजुर्बे करने वालों की टीम में स्लोटन भी थे। मई की एक दोपहर स्लोटन ने एक मुजाहरा करने के लिए सेटअप तैयार करना था। वो इससे पहले 40 बार ये काम कर चुके थे। बेरिलियम के कुर्रे को जोड़ते वक्त इनके हाथ से स्क्रू ड्राइवर फिसल गया और प्लूटोनियम के ऊपर जा गिरा। कमरे में मौजूद 8 अफराद को हरारत की लहर महसूस हुई और साथ नीला ह्योला दिखाई देना शुरू हुआ। नाइट्रोजन आयोनाइज होने लगी थी। स्लोटन ने फौरन इस कुर्रे को अपने हाथ से दूर कर दिया। 1 सेकंड के बाद इनको हाथ सनसनाता हुआ महसूस हुआ और चंद सेकंड बाद मुंह में धाती जायका। इसके बाद वैसा ही सुकून जो इससे पहले डॉगलन ने महसूस किया था। उन्होंने एक कदम पीछे लिया और कहा, चलो मेरा काम तो हो गया। वो अपने अंजाम से वाकिफ थे। स्टोलन की मौत की वजह भी वही कोर थी। इनको भी अस्पताल में डॉगलन वाला बिस्तर मिला। इनकी ताबकारी का लेवल डॉगलन से भी ज्यादा था। इनकी मौत 9 रोज बाद आई। नाज़रीन कराम, इन नौजवानों और तजुर्बाकार साइंसदानों की मौत ने न्यूक्लियर फिजिक्स की दुनिया को हिला दिया और बहस छेड़ दी। कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट पहले ही जापान में इन हथियारों के असरात देखकर इनके खिलाफ हो चुके थे। अपने साथियों की मौत देखकर इनके जज्बात में इजाफा हो गया,
लेकिन सर्द जंग की हकीकत का सामना था, ये प्रोग्राम नहीं रुक सकता था। प्लूटोनियम की कोर जिसने इन दो नौजवान साइंसदानों की जान ली थी, डीमन कोर कहलाई, यानी कि शैतानी कोर। दूसरे वाकये के चंद रोज बाद जुलाई 1946 में इसको एक B-29 बमबार तैयारे में लोड किया गया। ये तीसरा एटम बम ऑपरेशन क्रॉस रोड्स का हिस्सा था। ये आज के हिसाब से $1.25 अरब का तजुर्बा था। इस एटम बम को बिकनी जजायर में गिराया गया। नाज़रीन किराम, ये तीसरा एटम बम पानी से 520 फीट ऊपर से गिराया गया और इसके साथ ही एक और एटम बम भी फेंका गया। इनसे निकलती 10,000 मील फी घंटा की शॉक वेव्स ने 5 बहरी जहाजों को मौके पर ही गर्क कर दिया। नागासाकी की तरह प्लूटोनियम की कोर बहरे ओकियानूस में भी अपना काम कामयाबी से कर चुकी थी। अस्करी साइंस की जरूरत खत्म हो जाने के बाद ऑरिक रिज नेशनल लेबोरेटरी को यूटी बैटल के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर होने वाली तहकीक अब एनर्जी, न्यूट्रॉन साइंस, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, जीनोमिक्स, बायोइंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी और मटेरियल साइंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर होती है। दुनिया के ताकतवर तरीन कंप्यूटर यहाँ पर मौजूद हैं। 4,000 से ज्यादा साइंसदान यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर होने वाली रिसर्च का सालाना बजट $1.5 अरब है। प्लूटोनियम की अफजुदगी के लिए एक इंतहाई अहम संग मील यहाँ पर जनवरी 2019 में हासिल किया गया है, जो नासा की खलाई प्रोग्राम के 2025 के टारगेट को पूरा करने में मदद करेगा। नाज़रीन किराम, फिल वक्त इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सवालात आपके जहन में हैं तो कमेंट्स में जरूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।